हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियोस में हमने 2 अप्रैल 3 अप्रैल 4 अप्रैल शिफ्ट 1 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब बारी आती है अप्रैल 4 शिफ्ट 2 के एनालिसिस और सॉल्यूशन की। सब के सब क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड रहेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत माइनर एरर भी हो, तो ट्राई करेंगे अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। और सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके फिजिक्स पार्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे प्रोग्राम को। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है फ्रॉम द चैप्टर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। क्वेश्चन क्या है, क्या क्या बातें हो रही होंगी, देख लेते हैं। तो आपके पास एक डिस्क है, इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग इफ स्पीड ऑफ टॉप पॉइंट इज 8 मीटर पर सेकेंड। यानी आपके पास जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका स्पीड गिवन है आपको 8 मीटर पर सेकेंड, एंड यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का स्पीड बताना है, ई का आपको गिवन है। तो लगा देते हैं कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो स्पीड आपको गिवन है वो स्पीड वी ए, दैट इज सम ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। और इस पॉइंट पर जो आपका रोटेशन होता है वो तो होता है आर ओमेगा, और ट्रांसलेशन भी आर ओमेगा। तो आपके पास जो नेट वेलोसिटी होगी एट दिस पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू 2r ओमेगा, और उसकी वैल्यू आपको गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मुझे फाइंड करनी है बी पॉइंट पर। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, बी पॉइंट पर जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो होगी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। रोटेशनल वेलोसिटी आपके पास आर ओमेगा, और r की जगह आएगा r/2 बिकॉज दिस पॉइंट इज एट r/2 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, प्लस में ट्रांसलेशनल जो टर्म है r ओमेगा। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी नेट 3/2 r ओमेगा। अब मैं r ओमेगा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ इंसर्ट करूँ, सॉरी 8 की जगह यहाँ पे 4 आएगा इंटू 4, तो आपके पास जो आंसर आया दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, और ये तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट। तो बेसिकली करना क्या था, आपके पास एक सर्कुलर डिस्क थी, सर्कुलर डिस्क में 2 पॉइंट्स थे, एक टॉप मोस्ट पॉइंट, एक पॉइंट बी जो कि किसी डिस्टेंस पर था। आपको एक पॉइंट पर वेलोसिटी गिवन था, आपको फाइंड आउट करना था कि दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा। तो हमारे पास ये प्रोसेस है, हमें पता है कि जब कोई बॉडी प्योर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन यानी रोलिंग करती है उस टाइम उसके पास जो वेलोसिटी होती है वो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होती हैं। तो जो नेट वेलोसिटी होती है वो उनका वेक्टर सम के बराबर होती है। तो कुछ इस तरह से इसको सोल्व करना था। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर कैपेसिटेंस। आपको नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, सिस्टम में 3 कैपेसिटर्स आपके सामने हैं। तो फाइंड आउट कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो जी, ए और बी की बात करता हूँ, C1 C2। सबसे पहले मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ। दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो यानी इन दोनों की नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया आपके पास C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ओके, अब आपके पास बाकी बचा हुआ पार्ट C3। तो C3 पर भी बात कर लेते हैं। तो देखो, ये और ये कैपेसिटर दोनों पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस जस्ट सम के बराबर होते हैं। तो जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आपके पास आएगा C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इनको फर्दर सोल्व कर दीजिए आप। C1 C2 प्लस C3 मल्टीप्लाइड बाय C1 प्लस C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो इसको सोल्व करोगे तुम्हारा ऑप्शन बनेगा C1 C2 प्लस C3 C1 प्लस C3 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। हाँ यही होगा, क्योंकि डिवाइड में C1 प्लस C2 C1 C2 C1 C3 C2 C3। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। आपको जस्ट कैपेसिटेंस पैरेलल और सीरीज का फॉर्मूला आना चाहिए, और हमने वो लगा दिया और फॉर्मूले से आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको कहाँ से गिवन है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास m is at a distance 3r from earth center. Find the minimum kinetic energy of a particle to leave earth's gravitational field. आपके पास अर्थ है, अर्थ के सेंटर से 3r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल प्लेस्ड है। आपको इस पार्टिकल को कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी होगी कि ये पार्टिकल यहाँ से निकलकर कहीं दूर चला जाए। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व करोगे। एट दिस पॉइंट आपके पास एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी Gmm/3r, बिल्कुल। साथ ही साथ आप इसको प्रोवाइड करेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी हाफ mv²। ओके, अब बात करते हैं फाइनल एनर्जी की। फाइनली जब ये सब्सटेंस, जब ये ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट दूर होगा, तब हम कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। तो दिस इक्वेशन शुड बी इक्वल टू जीरो, और हमें फाइंड करने हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू Gmm डिवाइड बाय 3r। ठीक है जी। अब आगे की बात, मुझे जो आंसर चाहिए उसमें आपके पास होना चाहिए स्मॉल जी। तो स्मॉल जी लाने के लिए मुझे ये बात पता है, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, कैपिटल M डिवाइड बाय r²। तो यहाँ अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर दूँ, r से डिवाइड कर दूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ स्मॉल m g r डिवाइड बाय 3 विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मेरे पास ये वाली पूरी टर्म स्मॉल g के बराबर आ गई। तो तुम्हारा आंसर क्या बना, mgr/3। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 हमारी रेंज में नहीं है, तो ये सब के सब रॉन्ग हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आपको गिवन है यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 का वैल्यू आपको गिवन है 5 ओम, R4 का वैल्यू आपको गिवन है 10 ओम। तो आपको फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम। आपके पास 4 रेजिस्टेंस हैं पूरे के पूरे सर्किट में, आपको चारों की वैल्यू गिवन है, और आपको फाइंड करना है कि चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन आपको नेट 6 ओम दे रहा होगा। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, R1, R2, R3, इसकी वैल्यू 5, इसके लिए 5 ओम, इसके लिए 5 ओम, और R4 आपका 10 ओम। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख दूँ, ए बी ऊपर की तरफ 15 ओम डिवाइड बाय 10 ओम। तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल 10 इंटू 15 डिवाइड बाय 10 प्लस 15, 150 डिवाइड बाय 25 एंड 25 4 जा 100, 25 6 जा 150, तो ये कट के आपके पास 6 ओम आ गया। तो यार तुम्हारा आंसर तो पहले ऑप्शन में छुपा हुआ था, तो ये तुम्हारा करेक्ट होगा। बाकी का अगर फाइंड आउट करोगे तो वो भी कर सकते हो, 5 5 5, तो 5/3 प्लस 10 you will get 35/3 which is not our answer। तो यहाँ भी सेम दिक्कत होगी, यहाँ भी सेम दिक्कत होगी, आपके पास आंसर आ गया, आपको ये तो फाइंड आउट करना था। तो वी हैव डन दिस क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे की बात करें, अगले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है देख लेते हैं। फाइंड इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज ऑफ द ब्लॉक इज 5 मीटर, यानी ये ब्लॉक आपका 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर अप कर रहा है। ओके, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड, द वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड इज, आपको वर्क डन फाइंड करना है। गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज 1/4। हमें मतलब ही नहीं, मुझे इतना पता है फोर्स लग रही है 100√2 न्यूटन की। ओके, आपने इतना फोर्स लगाया, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ,
आपको फाइंड करना है कि इसने कितना वर्क डन किया होगा इस फोर्स ने। तो यार सिंपल सी बात है, वर्क डन बाय फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, F dot S, because force and displacement are in different directions and you can write F as cos theta। F की वैल्यू की बात करूं, फोर्स आपके पास 100√2, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं 5 मीटर, थीटा आपके पास 45, तो यहाँ cos 45। सभी वैल्यूज को इंसर्ट करो, 100√2 मल्टीप्लाइड बाय 5, cos थीटा इज व्हाट 1/√2, √2 कैंसिल एंड यू गॉट 500 जूल एज योर आंसर एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो 500 जूल के साथ जाओ चुपचाप, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक, कुछ नहीं था इसमें, जस्ट नीट लेवल क्वेश्चन। हाँ हो सकता था तुम्हें कंफ्यूजन होती कि आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड, और तुम लोग कहते हैं कि इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तुम लोग फाइंड आउट करते नेट फोर्स, फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते। तो ऐसा कुछ नहीं करना, हमें फाइंड करना है कितना काम हो रहा है। हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फोर्स गिवन है। अगर वो फ्रिक्शन फोर्स के लिए वर्क डन करें तो भी इसी तरीके से फाइंड आउट करोगे, फ्रिक्शन फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन आप फाइंड आउट कर सकते हो। हालांकि फ्रिक्शन फोर्स में जो वर्क डन आएगा वो माइनस में आ सकता है। गॉट इट? तो आगे की बात करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, क्या गिवन है आपको, देखो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। आपको फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला, रेशियो किसके आपके पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी P डिवाइड बाय मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको कैपिटल M से भी डिनोट कर देते हो आप लोग, ओके। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज MPLQTRAS, और मुझे बताना है PQRS की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, दोनों का फॉर्मूला पुट कर लेता हूँ, काम हो गया। तो कर देते हैं, देखो डाइपोल मोमेंट का अगर फॉर्मूला याद हो, डाइपोल मोमेंट इज व्हाट चार्ज इनटू डिस्टेंस, मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट करंट इनटू एरिया। चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज को मैं लिख सकता हूँ करंट इनटू टाइम, और यहाँ डिस्टेंस आई को मैं लिख सकता हूँ आई एज इट इज आएगा। एरिया, एरिया यानी लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ के स्क्वायर को एक बार लिख दो डी स्क्वायर। अब जो जो टर्म्स कट रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, आई से आई गया, डी डी, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया T1D-1, यानी इट मीन्स टाइम का पावर 1 होगा, डी यानी लेंथ की बात हो रही है, लेंथ की पावर भी -1, मास 0, और आपके पास एम्पियर भी 0। 1, -1 वाला आंसर आपका होना चाहिए, दैट इज एक ऑप्शन नंबर 2। 0 1 1 0 नहीं होगा, 1 0 -1 भी नहीं होगा, 0 1 0 1 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर, दैट इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो मीडियम है, आपको रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर का वैल्यू गिवन है, और उसके लिए आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी भी गिवन है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम। मुझे जो टर्म फाइंड करनी है दैट इज व्हाट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ओके। अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज याद हो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है, देख लो यार। अगर मैं याद करूं तो स्पीड ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला था मेरे पास, दैट इज 1 डिवाइड बाय √μ0 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल। तो सी की जगह तो मैं वो पुट कर देता हूं, ठीक है। अब बात आती है वेलोसिटी की, मतलब किसी भी मीडियम में स्पीड की। तो किसी भी मीडियम में स्पीड जब लगाओगे तो μ0 एप्सिलॉन नॉट की जगह आपके पास जो टर्म्स आएंगी वो आएगी आपके पास यहाँ पर म्यू इन मीडियम एप्सिलॉन इन दैट मीडियम, और मुझे ये रिलेशन भी पता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
और म्यू आर इज इक्वल्स टू व्हाट, न्यू मीडियम म्यू नोट। म्यू एम की वैल्यू, एप्सिलॉन एम की वैल्यू यहाँ इंसर्ट करवाओ और इसको फर्दर सोल्व कर दो। म्यू एम की वैल्यू आपके पास म्यू आर म्यू नोट, एप्सिलॉन एम की वैल्यू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट। तो ये वैल्यू भी यहाँ इंसर्ट करवा दो, v की जगह करवाओगे तो ये वैल्यूज ऊपर जाएंगी, म्यू आर म्यू नोट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट, ये टर्म्स कैंसिल। तो आपके पास जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू आर एप्सिलॉन आर। इन वैल्यूज को इंसर्ट करवा दीजिए। म्यू आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10/π मल्टीपाई 1/0.085। तो इसको सोल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होना चाहिए। सोल्व करोगे, थोड़ी सी कैलकुलेटिव पार्ट है और इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, करते रहना। तो तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, कुछ इसी तरह से इसको सोल्व करने। और अगर कोई एक बार दोबारा चेक कर लूँ तो कोई वैल्यू गलत तो नहीं होगी, हाँ सब ओके। और इसको सोल्व करोगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो 6.28 126 2.28 1.27 3.14 में से कुछ ना कुछ आएगा, तो देख लेना। चलो आगे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर से, यहाँ तो थोड़ी सी बात हो रही है एटम वाले चैप्टर की, और यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट भी आया, लीनियर मोमेंटम भी आया, ड्यूल नेचर में भी गया ये। तो देख लेते हैं क्या बात हो रही है। असर्शन कह रहा है आपको प्लैंक्स कांस्टेंट यानी h स्मॉल h एंड लीनियर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशंस। लीनियर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन सेम होता है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। मुझे याद ही नहीं है, तो याद नहीं है तो h का फॉर्मूला आपको पता है, E डिवाइड बाई म्यू। E एनर्जी m1 L2 T-2, म्यू यानी टाइम इनवर्स, ठीक है जी। तो इसकी जो डायमेंशन आई m1 L2 T-1, ओके। अब बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम इज व्हाट, mv/r m1 L1 T-1 मल्टीप्लाई बाय L1। तो आपके पास इसका आंसर आता है m1 L2 T-1। क्या ये दोनों सही हैं? बिल्कुल सही लग रही हैं। तो इसको अगर मैं दोबारा वेरीफाई कर लूँ, सेकेंड इनवर्स h म्यू L2 T-2, T-2 पर जाएगा +1 T-1 L2, और यहाँ भी m1 L2 T-1, यहाँ भी m1 L2 T-1। इट मीन्स असर्शन आपका करेक्ट है, असर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की डायमेंशंस आपकी सेम आ रही हैं। बट लेट मी चेक, इनकी सेम आनी नहीं चाहिए थी शायद। एनर्जीज प्लैंक्स कांस्टेंट की बात हो रही है, एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें पता है यूनिट हर्ट्ज होती है, इट मीन्स सेकंड इनवर्स होती है। और हाफ mv² एनर्जी का फॉर्मूला प्लस ऊपर जाएगा +1 -1 मास इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो ये आपके पास सॉरी लीनियर मोमेंटम की बात हो रही थी, यहाँ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लग गया गलती से, तो ये नहीं होगा, दैट विल बी। तो ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको गलत समझ लिया था। बात हो रही थी लीनियर मोमेंटम की, मैंने इसको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दे दिया, तो mv फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। अब इसके बाद भाई ये तुम्हारी सर्शन तो होगी गलत। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन की स्टेटमेंट देखो तो बोहर एंगुलर मोमेंटम यानी बोहर का जो क्वांटाइजेशन कंडीशन था, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। वो कहता था कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का, बिल्कुल सही कहता था वो। तो रीज़न करेक्ट है, तो रीज़न की स्टेटमेंट करेक्ट है, रीज़न एक्सप्लेनेशन में तो है ही नहीं यहाँ। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, बिल्कुल सही। ए इज़ ट्रू ना, बोथ ना, बोथ ट्रू ना, ए तो ट्रू है ही नहीं, ठीक है जी। तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती हो गई, मैंने लीनियर मोमेंटम को इस एंगुलर मोमेंटम के साथ कंफ्यूज कर दिया था। ओके, तो चलिए आगे की बात करते हैं। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर प्रोसेस एडियाबैटिक हो रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है आपके पास।
तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या बातें हो रही होंगी देख लेते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 आपको करवाने हैं मैच, तो करवा देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्क डन जीरो। वर्क डन जीरो कब होता है? जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। और वॉल्यूम कौन से प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा? आइसोबैरिक और आइसोकोरिक में। तो बी का तो हो गया आपका 2, तो बी का 2 कहाँ का है? ये रहा, ये रहा और ये रहा, तो ये तो गलत है फर्स्ट ऑप्शन आपका। अब आगे की बात करते हैं। आइसोथर्मल में आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो उसमें change in internal energy will be zero because temperature remains constant and change in internal energy is what? Change in temperature से होता है। तो जी इसका आंसर तो ये हो गया डी का 4। यहाँ भी है, यहाँ भी है और ये गलत। दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, अब दो बचे, तो दो को देख लेते हैं। एडियाबैटिक देखूँ मैं, एडियाबैटिक में आपके पास डेल क्यू ज़ीरो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ऐसा कुछ है। ये रहा, ये डेल क्यू के बराबर ही तो होता है। तो आपके पास ये आ गया थर्ड, तो ये आ गया फर्स्ट। तो देखूं मैं, एक का 3, ये रहा और यहाँ गलत, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ 3। हर प्रोसेस के बारे में आपको बातें पता होनी चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट टू पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एन आइडेंटिकल बल्ब्स, चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात हो रही है? देखो आपके पास एन आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, अलग अलग कई सारे बल्ब, एन नंबर ऑफ बल्ब, सब के सब सेम, टेक्स पावर पी। मतलब मेरे पास ये बल्ब है, उसको मैंने सर्किट के साथ कनेक्ट किया, आई करंट फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पर वी वोल्टेज होगा, तो जो पावर कंज्यूम्ड दैट इज इक्वल्स टू वी इंटू में आई। ठीक है, उसकी वैल्यू है आपके पास पी। जब आपने एन बल्ब्स जो कि पावर पी कंज्यूम कर रहे थे उनको आपने सीरीज में लगाया, एन व्हेन कनेक्टेड विथ सीरीज इन मेन सप्लाई देन पावर विल बी। तो जब हमने कई सारे एन नंबर ऑफ बल्ब्स को कनेक्ट किया इन सीरीज, तो आपके पास नेट जो पावर कंज्यूम्ड है वो क्या आनी चाहिए? अभी देख लेते हैं। तो देखो करंट तो आई फ्लो करेगा अगर मैं वी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करूं, ठीक है, बट मुझे इतना पता है एन बल्ब्स हैं, सभी एक जैसे हैं। तो एन बल्ब्स हैं और सप्लाई हमारे पास सभी है, तो एन के एन बल्ब्स कुछ कुछ पार्ट वोल्टेज का ड्रॉप करते जाएंगे, यानी कुछ कंज्यूम करते जाएंगे, तो हर जगह वोल्टेज ड्रॉप होगा। और कितना होगा? वी बाई एन, यानी वोल्टेज के एन टुकड़े हो जाएंगे और हर टुकड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो एक बल्ब पावर कंज्यूम करे नए केस में पी डैश, दैट इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई एन, यानी उसका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट। और इनिशियल केस में आपके पास क्या था? पी इक्वल टू वी इंटू आई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंपेयर करूँ तो मेरे पास पी डैश यानी नई पावर की वैल्यू आई पी डिवाइड बाई एन, और ये तुम्हारा आंसर। पावर कंज्यूम का फॉर्मूला फाइंड आउट, पावर कंज्यूम फाइंड आउट करना था। पहले आपके पास एक बल्ब था, एक बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम की? जब उसी ए सर्किट में आपने एक बल्ब हटा के एन बल्ब्स को प्लेस कर दिया इन सीरीज, देन व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड, तो वो फाइंड आउट करना था। डायरेक्ट अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, सॉल्व कर दिया। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा पी बाई एन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। सर्कल सर्कल कहीं आरबीडी तो नहीं है ये? 4 पॉइंट्स यूनिफॉर्म चार्ज रिंग चार्ज यानी इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन आपके पास आया। ठीक है, 4 पॉइंट्स ऑन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। आपके पास एक चार्ज रिंग है, उस पे 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी ए, और सबके डिस्टेंसेस बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट बी सी, बी से लेके सी वाला सेगमेंट है जो आपका, एट सेंटर हैज मैग्नीट्यूड ई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड
सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज ई। ओके, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट ए बी सी, यानी ए बी सी का, इस पूरे सेगमेंट का जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट सेंटर, वो क्या होना चाहिए। तो देखो, अब मुझे ये तो नहीं पता कि ए बी सी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कितने, बट मुझे कंपोनेंट्स का पता है और मुझे ये भी पता है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहला कंपोनेंट बी सी, बी सी ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, कितना बनाया ई। अब उसकी डायरेक्शन की बात करूं तो उसकी जो नेट डायरेक्शन होगी वो होगी ये डायरेक्शन, एग्जैक्टली दिस, सिमेट्रिकल है। तो इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा आपका कंपोनेंट बी सी। अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की। दूसरा कंपोनेंट आपके पास है ए बी। ए बी भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बट डायरेक्शन अलग होगी। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो इसका रिजल्टेंट आ गया आपके पास, इसका रिजल्टेंट आ गया। अब तरीके दो हैं, या तो कंपोनेंट्स में लिख लो या फिर वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा दो। मैं कंपोनेंट्स प्रेफर करूंगा। आई नो दिस एंगल इज 45 एंड दिस विल बी 45 बिकॉज सिमेट्री है यहाँ पर। तो ये कंपोनेंट ई साइन 45, इस तरफ येलो पार्ट का कंपोनेंट ई साइन 45, और इन दोनों के कंपोनेंट्स यहाँ पर हो रहे होंगे कंबाइन 2e कोस 45। ये कंपोनेंट इसके साथ कैंसिल, तो नेट रिजल्टेंट आपके पास ये बचा, दैट इज 2e कोस 45। 2e कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और आपका फाइनल आंसर आता है √2 मल्टीप्लाइड बाई ई, और ऑप्शन नंबर 1, दैट इज योर आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, नेट फाइंड करना था। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब फाइंड करते हो तो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हो। तो ठीक है, चलिए अगले पार्ट पर। अगला पार्ट हमें क्या कह रहे हैं, देखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू मींस चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। आपके पास इंडक्टर कनेक्टेड है, आपके पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और आपके पास सप्लाई है एसी की। यू हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ओके, और यहाँ पर आपके पास ये ओम ना होकर ये वोल्टेज है, ठीक है। तो देखो, और ये वी नोट है, सॉरी, मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट का मेरे पास जो फॉर्मूला दैट इज आई नोट इज इक्वल्स टू वी नोट डिवाइड बाय जेड, और इस केस में जो आपका जेड होता है दैट इज अंडर रूट आर प्लस ओमेगा एल, ठीक है। अब फाइंड आउट कर देते हैं। वी नोट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 100 पाई। और कुछ यहाँ पे छूटा तो नहीं, नहीं, आई नोट फाइंड करना है तो मैं कर दूंगा। देखो, अंडर रूट रेजिस्टेंस आपके पास 100 पाई, और यहाँ पर यार स्क्वायर आना चाहिए था, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा की जगह 50, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, और मुझे चाहिए 2 पाई एफ, तो ये होगा आपका 100 पाई। तो यहाँ भी पुट कर दो 100 पाई और मल्टीप्लाई बाय एल, तो जस्ट सिंपल फर्दर 100 पाई डिवाइड बाय 100 पाई कॉमन, ब्रैकेट में √2, 100 पाई से 100 पाई कैंसिल, 1/√2 एम्पियर आपका आंसर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, 100 पाई और ये जो वैल्यू गिवन है दैट इज नॉट वी नोट, इट विल बी वी आर एम एस। वी आर एम एस गिवन है, वी आर एम एस क्या होती है, वी नोट बाई √2। तो मुझे वहाँ वी नोट चाहिए, वी नोट विल बी √2 इंटू वी आर एम एस। तो वी नोट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी √2 इंटू 100 पाई। तो इसको इंसर्ट करवाओ,
यहाँ पर तो रूट टू मल्टीप्लाई में होगा हर पार्ट में, तो यहाँ भी रूट टू मल्टीप्लाई में होगा, तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए दैट विल बी 1 एम्पियर। तो इस तरह से इसको करना था। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इम्पीडेंस वगैरह की बातें थी और फॉर्मूला आपको आना चाहिए था। तो ठीक क्वेश्चन था, इजी था, करने लायक था। तो आगे की बात करें, नेक्स्ट में आपको क्या की मैंने, फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ सिलेंडर। आपके पास एक सिलेंडर शो है, आपने इस पर फोर्स लगाया F और उसका वैल्यू गिवन है 10⁵ न्यूटन का। इफ द शेयर मॉडुलस इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, शेयर मॉडुलस की वैल्यू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड थीटा। शेयर मॉडुलस की बात हो रही है, टेंजेंशियल स्ट्रेस वगैरह की बातें आएंगी। तो देखो शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला, टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब दोनों के फॉर्मूलास में लिख देता हूँ। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स आपके पास 10⁵ अब एरिया की बात करते हैं। इस एरिया पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, सर्कुलर है, रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर, देन एरिया विल व्हाट, पाई 4 स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो मीटर में लिखोगे, ओके। नाउ व्हाट, टेंजेंशियल स्ट्रेन, और उसका फॉर्मूला मुझे पता है दैट इज 10 थीटा। तो यहाँ लगा दो 1/10 थीटा। नीटा की वैल्यू भी आपके पास है, 10 थीटा विल बी इक्वल टू 10⁵ डिवाइड बाय 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू 16। नीटा की वैल्यू आपके पास 10⁻10। अब सभी पावर्स को सोल्व कर दो, 5 और यहाँ पे 5 आएगा, 5 - 4 ऊपर गया 10, 5 - 4 सॉरी 1/160 बाई पाई, ओके। तो 10 थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 160 पाई डिवाइड में 1 के, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब बात क्या आ रही है कि 10 थीटा की वैल्यू है और हमें पता है जब ऐसा कभी हो तो एक एजम्पशन होती है कि अगर थीटा स्मॉल है देन यू कैन राइट 10 थीटा एज थीटा। तो थीटा आपके पास आया 1/160 मल्टीप्लाइड बाय पाई एंड दैट विल बी योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, शेयर मॉडुलस का क्वेश्चन था। यूजुअली शेयर मॉडुलस काफ़ी कम आता है, बट जब भी आता है अच्छे तरीके से ही आता है। शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस काफ़ी कम आते हैं, ओके। तो आगे के पार्ट पर चलते हैं। क्या की मैंने आपको, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है आपके पास, एन टाइप की बात हो रही है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन तो यही कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज होती हैं, हमें पता है, सभी को याद है ये तो। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एडिशनल चार्जेस होगा शायद यहाँ, एडिशनल चार्जेस आर नॉट जनरेटेड, बिल्कुल एडिशनली कोई चार्ज नहीं आ रहा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू एन आई, यानी इंट्रिंसिक जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इन्हीं के बराबर होते हैं, बिल्कुल। तो 1 2 3 4 आपका आंसर होना चाहिए, सॉरी 1 2 3 4 5, 1 आपका हो गया, 3 आपका हो गया, हाँ 1 3 4 5, तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया ना, 1 3 4 5। थियोरेटिकल क्वेश्चन था बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटीज है, पेंटावैलेंट है या ट्राईवैलेंट है, और उसमें क्या क्या सीन्स हो रहे हैं। अगर थ्योरी आपको क्लियर है तो इसमें कुछ नहीं था, जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। यूजुअली सेमीकंडक्टर्स में रेक्टिफायर्स भी आते हैं, फिल्टर्स भी आते हैं, जीनो डायोड भी आ जाता है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, बट इस बार सिंपली यही क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बचा है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। काफ़ी क्वेश्चन करे हमने। क्वेश्चंस के अगर लेवल की बात करूं जो अब तक हमने करे
उसमें 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के 1-2 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेशन वाले थे, बाकी कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी थे, कुछ कंसेप्चुअल्स भी थे। ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी मॉडरेट सा था, ज़्यादा हाई नहीं कह सकते, बिल्कुल मॉडरेट से थोड़ा सा लो ही था। तो अच्छे क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।